फ्रेंड्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेट साइंस टीचर फॉर पेपर 2। तो जैसा कि कंटिन्यूसली आपने मेरे फूड चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए देखा है, हमारा ये जो लास्ट टॉपिक के पास ही पास हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारा मिनरल्स टॉपिक चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिनरल्स में 8th नंबर तक समझाया था, जहाँ पे मैंने आपको कैल्शियम तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आप मेरे सारे फूड के चैप्टर के टॉपिक्स को कवर करने के लिए उसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे इस वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझ में आएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और वहां से किस तरह से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, आपको किस तरह से आंसर करना है, मैं वो भी साथ साथ में एक्सप्लेन करती चलूंगी। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, उसको देखिए, समझिए बिना स्किप किए। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स में हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई होता है, कैपिटल आई। ठीक है, आयोडीन क्या है देख लेते हैं। इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे नेक में होती है। हमारे नेक की जो ये पार्ट होती है, इसके इधर और इधर जो ट्रैकिया ही होती है ना हमारी, इसके पीछे की साइड से वो, जैसे सपोज मान लीजिए ये जो मेरा मार्कर है, ये मेरा ये वाला पार्ट है नेक का। ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इसको इस तरह से कवर अप करके रखती है। ठीक है, इस तरह से मीन्स कि आगे का पार्ट ओपन रहता है, वो पीछे के पार्ट से इस तरह से कवर अप किए हुए रहती है, वो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन से रिलेटेड भी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं इसकी डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से हमें गोइटर नामक डिसीज हो जाती है। ठीक है, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? स्वेलिंग इन नेक, जो हमारी गर्दन है इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और क्या होता है? मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये डिसीज होती है तो उनमें क्या होता है? मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, यानी कि वो अपने मानसिक, उनकी जो मानसिकता है, जो संतुलन है, उसको कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब आगे चलते हैं। आयोडीन वैसे मेन सोर्स इसका मैं आपको बता दूं, आयोडीन नमक में होता है। आयोडीन नाम का नमक भी आपने सुना होगा, काफी एड्स आते हैं। ठीक है, टीवी पे हमारे। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल होता है पी। ठीक है, फास्फोरस का सिंबल होता है पी। फास्फोरस क्या करता है? ऑल्सो अकर्स इन बोन्स एंड टीथ। मैं आपको बताऊं, फास्फोरस जो है कैल्शियम का एक छोटा भाई, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, कि फास्फोरस क्या है? कैल्शियम का ही छोटा भाई है। वो कैल्शियम के साथ ही दोस्ती बना के रखता है। ठीक है, जहाँ कैल्शियम वहाँ वो रहेगा। तो कैल्शियम के साथ में कौन? बोन्स और टीथ को कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है? फास्फोरस बनाता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड एटीपी। जो ये फास्फोरस होता है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं? आरएनए और डीएनए, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आरएनए और डीएनए। आरएनए क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वो दोनों ही यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आरएनए एंड डीएनए, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। तो ये फास्फोरस क्या है? इनका भी मेन कंपोनेंट है, इनका भी मेन घटक है। फिर और फॉस्फोलिपिड्स का भी है। ठीक है, और एटीपी का भी है। जब रिएक्शंस होती हैं इन सब में, तो एटीपी जो है एज एनर्जी सोर्स बन के आता है, तो वो उसका मेन कंपोनेंट होता है। अब फास्फोरस की कमी हो जाए तो क्या होता है? फास्फोरस की कमी से क्या होने लगता है? ग्रोथ, रिड्यूस ग्रोथ, ग्रोथ में कमी आती है, बच्चों के वृद्धि में कमी आती है, मेटाबॉलिज्म जो उपापचय क्रिया है उसमें कमी आती है, और रिकेट्स, सूखा रोग नाम की डिसीज हो जाती है बच्चों में। ठीक है,
चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है। आगे चलते हैं आयरन की तरफ। आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। केमिकल सिंबल इसका होता है Fe, आयरन यानी कि लौह या लोहा। कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये किसका कंपोनेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे खून में होता है, हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। नीडेड मोर इन फीमेल्स, आयरन की नीड सबसे ज्यादा फीमेल्स में होती है देन द मेल्स। मेल्स की अपेक्षा या मेल्स की तुलना में फीमेल्स में इसकी ज्यादा नीड होती है। मेल्स में 25 mg की इसकी नीड होती है और फीमेल्स में 35 mg की नीड होती है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? डिफिशियंसी, एनीमिया, एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। और ये हमें मिलता कहाँ से है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, ठीक है। लाइक जैसे स्पिनच, पालक, ठीक है। और ये लिखा है कीमोपोडियम। कीमोपोडियम नाम का एक पौधा होता है जो कि इसकी फसल होती है साल भर में एक बार मिलती है, ठीक है। इसे वैसे तो खरपतवार भी लोग मान लेते हैं, पर ये इसका सोर्स होता है आयरन का, ठीक है। और मेथी, मेथी तो हम खाते ही उसमें, तो ये पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। आगे चलते हैं रफेज। रफेज क्या होता है? देखिए रफेज का कोई केमिकल नेम नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसका कोई केमिकल नेम नहीं है। तो हम रफेज की बात करते हैं। रफेज ऐसे डाइटरी फूड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं और लेकिन हमारी बॉडी में पच नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं का दाना है, आप उसको खा के देखिए, अगर आप उसको खड़ा निगल लेंगे, ठीक है, तो वो मॉर्निंग में खड़ा ही खड़ा वैसा ही बीजा उसका आ जाता है, वो पचता नहीं है बॉडी में, ठीक है। तो इसी तरह से बात करते हैं रफेज क्या है। सप्लाइड बाय द फूड्स derived from plants containing enough cellulose, ऐसे पौधे जिनमें पर्याप्त मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। उन पौधों को जब हम भोजन की तरह लेते हैं तो वो हमारे जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, पच नहीं पाता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? आगे देखते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी बॉडी को पौष्टिकता या पोषण प्रदान नहीं करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है टू आवर बॉडी, ठीक है। लेकिन इसेंशियल एज इट, ये इसेंशियल होता है किस रूप में? इट एड्स, ऐसी इसकी प्राथमिकता है इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द वोवेल्स, जो वोवेल्स होते हैं उनके रेगुलर मूवमेंट के लिए जो हमारी आते हैं, उन आते जो है वो दूसरे भोजन को, यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन्स है, वो अच्छे से डाइजेशन कर सके, उनमें हेल्प करता है, ठीक है। ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि डाइजेशन में बॉबल्स में हेल्प करता है, ठीक है। द डाइटरी फाइबर्स, इन्हें हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। फाइबर्स आपको पता है किसे कहते हैं, ठीक है, जो वैसे का वैसे ही है, जिसमें कोई चेंजमेंट ना हो। जैसे कि आप थर्माकोल ले लीजिए, थर्माकोल का कोई दाना ही ले लीजिए, उसमें आप पानी के 2 ड्रॉप डाल करके देखिएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो गलेगा नहीं, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, पचते नहीं हैं बॉडी में, ठीक है। रफेज, इन्हें हम रफेज कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं और रफेज भी कहते हैं। सोर्सेस, ये हमें मिलता कहाँ से? वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों में, फ्रूट्स, कुछ फलों में, होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज हैं उनमें, ठीक है। हेल्प्स इन थ्रोइंग, ये किसमें हेल्प करता है? थ्रोइंग आउट सम वेस्ट्स फ्रॉम बॉडी, हमारे शरीर से कुछ जो वेस्ट है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन्हें बाहर निकालने में, हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। एज यूरिन एंड स्वेट, यूरिन मीन्स मूत्र के द्वारा, स्वेट मीन्स पसीने के द्वारा, ठीक है। वाटर की बात करें तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। और इसका और कोई सिंबल नहीं होता है, वाटर एज इट इज वाटर ही लिखा जाता है, और इसमें केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। जैसे बाकियों में क्या है ना कि आयोडीन को I से डिनोट करते हैं, और फास्फोरस को P से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, और भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है किसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर रफेज तो रफेज ही है, ठीक है।
और वाटर क्या है, उसको हम बस H2O, उसका सिंबल भी है, उसका केमिकल फॉर्मूला भी है, उसका और कोई सिंबल नहीं होता है। तो आगे की बात करें, फर्स्ट पॉइंट, इसेंशियल फॉर ऑल द, वैसे तो वाटर के बारे में हमें पता ही होता है क्या रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। इसेंशियल फॉर ऑल द रिएक्शंस in the cells in which energy is produced और यूटिलाइज, यानी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी यूज की जाती है, तो एनर्जी क्या होती है, डाउन होगी। जब भाई हम काम करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी कम पड़ेगी ना, उसमें खपत हो जाती है काम करने में और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में भी। ठीक है, क्या होता है, और उसके लिए जो भी सेल्स में रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी की सेल्स में रिएक्शन होता है, वो होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जो रिएक्शंस होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में क्या होता है, उनके लिए बहुत ही, उन सभी अभिक्रियाओं के लिए वाटर जो है सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है, आगे की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 60 to 80% वाटर प्रेजेंट होता है। 60 से 80% पानी मानव शरीर में उपयोगी होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेट्स। अब बात करते हैं वाटर का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, जो हमारे शरीर का तापमान है, जो बॉडी टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट करता है, उसका नियमन करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, बाय स्वेटिंग, पसीने को बाहर निकाल के, और बाय एवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस अ प्रोमिनेंट रोल इन, सॉरी थोड़ा मेरी आईज में प्रॉब्लम आ रही है, plays a prominent role in carrying out various biochemical processes in our body। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं, बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, केमिकल इसलिए कहेंगे क्योंकि वो रिएक्शन है, उनमें कोई ना कोई इसी तरह से, जैसे मैंने ये लिखा ना केमिकल फॉर्मूला H2O का, तो इसी तरीके से उसमें कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होता है, वो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न कई तरीके की होती है हमारी बॉडी के अंदर में, उनमें ये क्या करता है, एक प्रोमिनेंट, एक मेन रोल प्ले करता है, काफी मुख्य भूमिका इसकी होती है। मतलब समझ लीजिए, विदाउट वाटर वी आर नथिंग, बिना पानी के हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फ्लूइडिटी ही नहीं रहेगी तो फिर तो तरलता ही नहीं रहेगी हमारी बॉडी में फिर। ठीक है, इन आवर बॉडी लाइक, इधर से देख लेते हैं। ठीक है, लाइक डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन तंत्र हो गया, यानी कि वेस्ट मटेरियल बॉडी का बाहर होना, शरीर से मल पदार्थ का निकलना, एक्सक्रीशन। डाइजेशन यानी पाचन होना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह, अंग से अंग, पूरे ऑर्गन टू ऑर्गन मूव करता है, ये उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, परिवहन हो गया। इसमें फ्लूइडिटी यानी तरलता की बहुत ही जरूरत होती है, और तरलता कहाँ से मिलती है, पानी से मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन मेकिंग कैसे हो सकती है। आयोडीन की कमी से होने वाला गोइटर बता सकते हैं आप। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें कई सारे सोर्सेस दिए होंगे, आपको जो उसका सोर्स है उस पर आपको टिक करना होगा। फिर फास्फोरस में भी ऐसे ही, मेन कंपोनेंट किसका है वो आपको टिक करना होगा, या फिर उसकी वो डिफिशियंसी का रीजन क्या है, मतलब डिफिशियंसी से क्या हो रहा है वो कर सकते हैं। आयरन का ये कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट किसका है आयरन, तो हीमोग्लोबिन का है। इस तरह से करके डिफिशियंसी और सोर्सेस, इस तरह से करके आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। रफेज में भी, रफेज क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका फिर भी मेन वर्क क्या होता है, बॉडी में पचता नहीं है लेकिन ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, इस तरह से भी आ सकते हैं। वाटर, वाटर की एक्सेसिबिलिटी और उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिनरल्स हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।